वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के शिक्षक भर्ती 2025 के लिए यूपी एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में जो सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके संदर्भ में यह हमारा छठा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि हगारी किसकी सहायक नदी है। तो हगारी भीमा, गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा इनमें से किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपको बताना है। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है तुंगभद्रा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हगारी तुंगभद्रा की सहायक नदी है और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और ये जो रिवर है वह जो है पेंसिलर इंडिया प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में से आती हैं। तो या तो आप दक्षिण भारत की नदी बोलिए या प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी बोलिए, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो क्रम क्या है, तो देखिए हगारी नदी जो है तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है और तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। अगर इसके संक्षिप्त व्याख्या की बात करें तो हगारी को जो है वेदवती के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिमी घाट के बाबा बुदन गिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से होकर तुंगभद्रा में मिलती है। ठीक, तो तुंगभद्रा में जो है वो मिलती है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को क्रॉस करते हुए। ठीक, और जैसा कि हमने बताया कि जो तुंगभद्रा नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि संकोस नदी किनके बीच सीमा बनाती है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो रिवर है वह किन दो राज्यों के बीच में जो है सीमा का निर्धारण करती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो राज्य हैं या देश भी जो है उनका जियोग्राफिकल डिवीजन या जियोग्राफिकल जो सीमा रेखा है पहाड़ों के द्वारा, झीलों के द्वारा या नदियों के द्वारा जो है निर्धारित होता है। तो उसी क्रम में यह प्रश्न पूछा गया है कि संकोस नदी किनके बीच सीमा बनाती है। तो यह सीमा बनाती है असम और पश्चिम बंगाल के मध्य में। ठीक है, तो असम और पश्चिम बंगाल की जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है वो है संकोस नदी। तो यह एक जियोग्राफिकल बाउंड्री की तरीके से काम करती है। तो जो अन्य इंफॉर्मेशन है, तो संकोस नदी ब्रह्मपुत्र की दाहिनी सहायक नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संकोस नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है तो आप बताइएगा ब्रह्मपुत्रा नदी की। ठीक है, और कौन सी ट्रिब्यूटरी है, बाएं हाथ की कि दाएं हाथ की। तो दाहिने हाथ की जो है वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा नदी की। तो ब्रह्मपुत्रा की दाहिनी सहायक नदी है संकोस नदी और यह भूटान, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि संकोस नदी जो है एक अंतरराष्ट्रीय नदी के रूप में भी जानी जाती है। जैसे कि ब्रह्मपुत्रा हो गई, उसी तरीके से जो संकोस है आप देख रहे हैं कि भूटान, बांग्लादेश में भी ये बहती है। इस तरीके से यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी का भी उदाहरण है। तो अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय नदी के उदाहरण के तौर पे भी अगर कोई प्रश्न करे तो आप जो है संकोस नदी का नाम ले सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय नदी से मतलब क्या है, वह नदी जो दो या दो से अधिक देशों में प्रवाहित होती है उसको अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल रिवर का दर्जा दिया जाता है। यह असम और पश्चिम बंगाल के में जो जलपाईगुड़ी, धुबरी और कोकराझार झीलें इसके बीच में जो है ये सीमा बनाती है। तो इन झीलों का भी आप नाम रख सकते हैं अगर बहुत डिटेल में क्वेश्चन आ गया तो। अदरवाइज असम और पश्चिम बंगाल ये जो दो राज्य हैं उनके बीच में सीमा रेखा का जो निर्धारण करेगी वो है संकोस नदी। अगला प्रश्न यह है कि दक्कन पठार की नदियों का प्रवाह दिशा क्या होता है। ठीक, जो डेक्कन प्लेटू है उसमें जो नदियां बहती हैं उनकी प्रवाह की दिशा क्या होती है। तो उनकी प्रवाह की दिशा होती है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ जो है उनका प्रवाह होता है। अब बात आती है कि पश्चिम से पूरब की तरफ उनका प्रवाह होता क्यों है, क्योंकि जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो ढलान है वो पूरब की तरफ है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी का जो प्रवाह होता है, ठीक, या बहाव होता है, वह जिधर ढाल होगा उधर ही पानी बहता है। तो यहाँ पे जो ढाल है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, पूरब की तरफ जो ढाल है, इस वजह से इसमें जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं उनका भी प्रवाह जो है आपको वेस्ट टू ईस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर वेस्ट टू ईस्ट, और ईस्ट में इधर इधर कहाँ पे आ जाएंगी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, पश्चिम से पूर्व। अब कुछ जो है अपवाद स्वरूप जो है कुछ नदियां देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि नर्मदा हो गई और तापी हो गई। ये जो है वो अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने का कारण क्या है, क्योंकि यह जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इसी वजह से नर्मदा और तापी जो नदियां हैं
उनका जो प्रवाह है वह पूर्व से पश्चिम की ओर होता है और वह अरब सागर में गिरती है। अदरवाइज दक्कन पठार की जो मैक्सिमम रिवर हैं उनका प्रवाह पश्चिम से पूर्व की तरफ से पश्चिम से पूर्व होता है। ठीक है, तो दक्कन पठार की औसत ऊंचाई जो है 1000 मीटर है और सामान्यतः पूर्व की ओर ढलान लिए हुए, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम से समझाया। इसलिए अधिकांश नदियां जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। अपवाद स्वरूप क्या है? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये जो कीवर्ड्स हैं वह भ्रंश से, कौन सा जो है भ्रंश से जो है वो रिलेटेड है। तो ये ग्रैबेन जो है वह भ्रंश से रिलेटेड है। आखिर में ग्रैबेन होता क्या है? तो एक्चुअली में जो रिफ्ट होता है, रिफ्ट बहुत ही डीप और सकरा हो तो उसको जो है ग्रैबेन बोला जाता है, ग्रैबेन। तो भ्रंश घाटी का एक प्रकार जो गहरी और सकरी, ठीक है, डीप और नैरो होता है उसको ग्रैबन बोलते हैं। और भ्रंश घाटियां टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण बनती है। जो टेक्टोनिक जो हलचल होती है उसकी वजह से जो है रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, ब्लॉक का निर्माण होता है, ठीक है, और फॉल्ट का निर्माण होता है। तो कुल मिला के ओवरऑल ये फॉल्ट के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओरोजेनेसिस में फोल्ड माउंटेन होते हैं और फॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो फोल्ड और फॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो फॉल्ट है उसी वही जो टेक्टोनिक गतिविधि है उसी वजह से जो है ये रिफ्ट वैली बनती है। और यहाँ पे जो ग्रैबेन है वह रिफ्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न, विष्णु प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो विष्णु प्रयाग स्थित है धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो विष्णु प्रयाग उत्तराखंड में पंच प्रयाग में से एक है जहां 5 नदियां अलकनंदा नदी के साथ मिलकर अंततः गंगा नदी का निर्माण करती हैं। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है। तो विष्णु प्रयाग जो है वो धौली गंगा और अलकनंदा का जहां संगम होता है वो कौन सी जगह है? विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग का जो है नाम याद रखिएगा, वहां पे धौली गंगा और अलकनंदा जो है आकर मिलती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसका तट सबसे लंबा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के अनुसार सबसे लंबी जो तट रेखा है वह है आंध्र प्रदेश की। अगर भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछा जाए तो आप बताइएगा गुजरात। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में गुजरात है नहीं, तो इस वजह से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा जो सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। अब इसकी जो तट रेखा है उसकी लंबाई देख लेते हैं। तो देखिए इसकी तट रेखा की जो लंबाई है 973.7 किलोमीटर। ठीक, कितना? 973.7 किलोमीटर। इसके बाद जो नंबर आता है वह तमिलनाडु का आता है 906.9 किलोमीटर। महाराष्ट्र का है 652.6 किलोमीटर और कर्नाटक 280 किलोमीटर तट रेखा लिए हुए है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो तट उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट का हिस्सा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से बताइएगा। ठीक है, क्या? तो आंध्र प्रदेश का जो तट है उत्तरी सरकार और कोरोमंडल का हिस्सा है। और कोरोमंडल मतलब कि ये तमिलनाडु वाला, ठीक, और उत्तरी सरकार मतलब उड़ीसा वाला। तो उड़ीसा राज्य, अगर राज्य के हिसाब से बात करें तो उड़ीसा और तमिलनाडु के बीच में आपका जो है आंध्र प्रदेश कोस्ट देखने को मिलेगा। और इसी में आपको विशाखापट्टनम जैसा बंदरगाह जो है मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो विशाखापट्टनम जो पोर्ट है वो कहाँ है? वो है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो ये है रामेश्वरम, ऑप्शन नंबर सी। तो जो पंबन ब्रिज है वो जो है रामेश्वरम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो संक्षिप्त व्याख्या है उसको देख लेते हैं। तो रामेश्वरम द्वीप या जो पंबन द्वीप है, ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा। अगर रामेश्वरम ना आए, पंबन आ जाए तो पंबन नाम जो है याद रखना है। भारत और श्रीलंका के बीच यह स्थित है और यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में है और तीर्थ स्थल रामेश्वरम का केंद्र है। ठीक है,
पंबन ब्रिज इसे मुख्य भूमि से जोड़ता है, तो पंबन ब्रिज पूछा जाए तो इसकी भी लोकेशन यही बताइएगा। एलिफेंटा जो आइलैंड है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। निकोबार जो है अंडमान निकोबार में है, और सालसेट जो सालसेट है वह मुंबई में, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखिएगा, एलिफेंटा महाराष्ट्र में, निकोबार अंडमान निकोबार, और सालसेट जो है मुंबई कहिए, या स्टेट के नाम से पूछा जाए तो महाराष्ट्र बताइएगा। और यहाँ पे जो है रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यह है कि फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है। तो वैली ऑफ फ्लावर आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पे? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी। तो इसके बारे में जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन है वह यह है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली, अगर जिला पूछा जाए तो चमोली जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। यह एक नेशनल पार्क के साथ साथ यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट है, ठीक है। यह 600 से अधिक प्रजातियों के विदेशी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। क्या? जो विदेशी फूल है, या जो इंटेंसिक ना हो एक्सटेंसिक जो वेराइटीज हैं फूलों की, उनके लिए जो है यह प्रसिद्ध है। और इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह हिमालय के पुष्पवती नदी के किनारे उच्च ऊंचाई पर स्थित है, और यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के पास है, ठीक है। तो नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वो भी इसी के पास में है, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाई क्षेत्र में स्थित है। तो यह है मिलम, मिलम का नाम याद रखिएगा, या उत्तराखंड के कुमाई क्षेत्र में स्थित है। तो मिलम ग्लेशियर जो है कुमाई हिमालय के एक प्रमुख ग्लेशियर है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, और यह भारत के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आप देंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, भारत का 2/3 कोयला कहां से प्राप्त होता है। तो भारत का 2/3 जो कोयला है वो आपको मिलेगा दामोदर घाटी से, ठीक है। जो दामोदर वैली है वह कोयला के लिए जो है वो प्रख्यात है, ठीक है। तो दामोदर वैली का नाम याद रखिएगा। तो दामोदर घाटी मुख्य रूप से झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। भारत का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, और यह छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। और कोयला खदानें इस क्षेत्र में जो है रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो, करणपुरा जो है प्रमुख खदानें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, बोकारो और करणपुरा ये क्या हैं, तो ये जो है कोल माइंस है, ठीक है, कोयले की खदान है, ठीक। और इनकी अवस्थिति अगर आपसे पूछा जाए किस वैली में है, तो क्या बताएंगे आप? दामोदर घाटी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, चित्रकोट झरना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो यह है छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। इसको जो है इंडिया का न्यागरा फॉल भी बोला जाता है, ठीक है। तो चित्रकोट झरना छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है, और इसे भारत का न्यागरा फॉल भी बोला जाता है, क्योंकि मानसून के दौरान इसकी चौड़ाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लगभग 300 मीटर यह वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। इस वजह से इसको जो है भारत का न्यागरा फॉल बोला जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वास्तव में जो न्यागरा फॉल है वह कहां पे है, किस देश में है, ठीक। अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, ठीक है। यह है कुंचिकल झरना, क्योंकि यहाँ पे आंसर लिखा भी है, यहाँ से आप जान सकते हैं। इसकी जो हाइट है 455 मीटर है, और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में, किस जिले में है? कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। तो ध्यान रखिए कुंचिकल झरना जो है वो सबसे ऊंचा झरना है। इसकी हाइट, ऊंचाई जो है वो 455 मीटर है, और कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। अगला प्रश्न जो है उसकी हाइट पूछ लिया गया है कि कुंचिकल झरने की ऊंचाई क्या है। तो 455 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो चिल्का झील, जो उड़ीसा की जो चिल्का झील है वह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक। इसकी स्थिति कहाँ पे है, किस राज्य में? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में स्थित चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और यह एक तटीय लैगून है, ठीक है। तो लैगून का एग्जाम्पल अगर सर पूछा जाए, लैगून टाइप की झील का एग्जाम्पल पूछा जाए,
तो आप जो है उड़ीसा की जो चिल्का झील है उसका नाम बता सकते हैं, ठीक है। वेमनाथ, केरल की जो वेमनाथ लेक है उसका नाम बता सकते हैं, ठीक है। कायल क्या है, ठीक, ये भी प्रश्न जो है वो कई बार पूछा जाता है। कायल, कायल बोला जाता है केरल में जो लेगून टाइप की जो झीलें हैं उनको उनको जो है कायल बोलते हैं, ठीक है। इसमें ब्रैकिश वाटर जो है वो स्टे रहता है। तो देखिए, कायल बैक वाटर समुद्र तट के समानांतर उथले लेगून या समुद्र के खांचे हैं। केरल में वेमनाथ और अन्य बैक वाटर्स प्रसिद्ध है, ठीक है। तो वेमनाथ लेक जो है जहाँ पे बोट रेस होती है वह आपको जो है वेमनाथ में देखने को मिलेगा। और यह जो है एग्जाम्पल है किसका, कायल का। तो आपको जो है बहुत सारे जो छोटे छोटे लेगून टाइप की झीलें जो है केरल में देखने को मिलेंगी, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, कायल बोलेंगे। अगला प्रश्न जो है पिछले प्रश्न से ही रिलेटेड है, ठीक है। वेमनाड झील कहाँ है, तो केरल में है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी की बात नहीं की जा रही है, लंबाई के अनुसार बात की जा रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेमनाथ झील है। और यह केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी झील हो गई और केरल की सबसे बड़ी झील हो गई, ठीक। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का हरसुद शहर निम्नलिखित में से किस जलाशय में डूब गया। तो यह इंदिरा सागर की वजह से जो है वो जो शहर है वो खत्म हो चुका है, ठीक। और यह जो शहर है इसकी खासियत ये है कि यह जो है वो 700 साल पुराना शहर था। कितना, 700 ईयर्स, ठीक। इतना पुराना शहर जो है अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से, बांध बनाने की वजह से यह जो है वो शहर खत्म हो चुका है। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित यह शहर 2004 में इंदिरा सागर बांध में जलाशय में डूब गया। तो आज की डेट में इसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, जो मिसमैच है वो आपको बताना है। तो सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, जी हाँ। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, जी हाँ। नाथुला, नाथुला जो है मेघालय में नहीं है, तो यह है कहाँ पे, ये है सिक्किम में। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, सिक्किम, ठीक। तो सिक्किम में नाथुला है, ना कि मेघालय में। जो जिला यहाँ पे जम्मू और कश्मीर दिया है, तो आज की डेट में वह जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, आज की डेट में वो कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है। कहाँ है, लद्दाख में। लेकिन बात यह है कि यह जो प्रश्न है वो 2019 से पहले का किसी पेपर का होगा, इस वजह से यहाँ पे जोजिला के सामने जम्मू एंड कश्मीर दिया हुआ है, तो ये जो है मैच्ड है। लेकिन आज की डेट में, ठीक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2019 के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर जो फुल स्टेट था वो दो भागों में बट गया, दो यूनियन टेरिटरी बना, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा जो है लद्दाख। तो आज की डेट में जो जोजिला है वह यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, ना कि जम्मू और कश्मीर में। तो इस प्रश्न को जो है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह की ओर जाता है, ठीक है। तो लेह के साइड में जाने वाले दर्रे का नाम बताना है, तो ये है जोजिला, ऑप्शन नंबर ए। अभी हमने जो है इसका डिस्कशन भी किया, तो जोजिला जो है वो लेह के साइड में जाता है। अगला प्रश्न, यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई है, एक तरफ जो है पास है और दूसरी तरफ राज्य है, ठीक है। इधर दर्रा है और इधर जो है राज्य है। तो दर्रे में बनिहाल दर्रा, नाथुला दर्रा, नीति दर्रा और सिपकीला का नाम दिया है, और इधर वह किस राज्य में स्थित है उनके साथ जो है मैच करना है। तो अगर आपसे जो है बनिहाल पास की बात किया जाए, तो बनिहाल पास जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ पे लिखिए 2। नाथुला जो है वो सिक्किम में है, तो बी के सामने लिखिए 3। नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है, तो सी के सामने लिखिए 4। और सिपकीला जो है वह हिमाचल प्रदेश में है, तो इसके सामने लिखिए 1। तो हमारा जो क्रम होगा वो होगा 2 3 4 1। क्या, 2 3 4 1। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, नाथुला जो है सिक्किम में हो गया, नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में हो गया, सिपकीला जो है हिमाचल प्रदेश में हो गया।
अगला प्रश्न, यहाँ पे भी जो है एक तरफ फासिस दिए हुए हैं और दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो बुमला या बमला, ठीक है, या अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसके सामने 1 लिख दीजिए। जेलेपला जो है सिक्किम में है, तो बी के सामने हम लोग 3 रख देंगे। मुलिंगला, मुलिंगला जो है उत्तराखंड में है, इसमें 4 लिखे। सिपकिला अभी हमने जो है प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, तो सिपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, तो इसके सामने लिखिए 2, ठीक है। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2, ठीक है। 1 3 4 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ये आप देख भी सकते हैं, बोमला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जेलेपला सिक्किम में है, मुलिंगला उत्तराखंड, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले मानसून प्राप्त करता है, तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे सबसे पहले जो है मानसूनी वर्षा होती है। ये कहा जाए कि सबसे पहले किस राज्य में मानसून दस्तक देता है, तो ये है केरल, ठीक है। सबसे पहले केरल में मानसून आता है 1 जून के आसपास, ठीक। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून की जो बात की जा रही है वह साउथ वेस्ट मानसून की बात की जा रही है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले केरल तटीय राज्य के पश्चिमी घाटों से टकराती है और इसलिए केरल भारत का पहला राज्य है जो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता है और यह आमतौर पर 1 जून के आसपास शुरू होता है और उसके बाद जो है धीरे धीरे मानसून भारत के अन्य क्षेत्रों से में जो है वो पहुंचता है, ठीक। और हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 20 या 25 जून तक या कभी कभी तो जुलाई तक जो है टाइम लग जाता है मानसून को आने में। अगला प्रश्न, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले और ढलान वाली पहाड़ी वाले क्षेत्रों में कौन सी फसल आदर्श होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 200 सेंटीमीटर की जगह पे अगर 100 सेंटीमीटर रखा जाए, 100 सेंटीमीटर से अधिक, तो वो भी जो है वो प्रश्न में के लिए वो फिट होता है, अप्रोप्रिएट होता है। तो चलिए इस प्रश्न के अनुसार 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले ढलान वाली पहाड़ी वाले क्षेत्रों में कौन सी फसल आदर्श होगी, तो वह कौन सी फसल है जो इस कंडीशन में जो है सबसे अच्छे से ग्रो करेगी, तो वो है चाय। जो चाय की खेती है उसके लिए यह एक आदर्श कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए जो चाय की फसल है गर्म आर्द्र जलवायु में सबसे अच्छी बढ़ती है जहां कम से कम 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है और यह गहरी हल्की अम्लीय और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टियों में उगती है। तो कुल मिला के जो है ये पहाड़ी क्षेत्र में ढलान लिए हुए जो जगह होती है वहां के लिए चाय की खेती जो है आपको अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक। तो इस तरह की जो कंडीशन है आपको असम में, ठीक है, दार्जिलिंग में देखने को मिलेगा, ठीक। ये स्थितियां समुद्र तल से जो है 2100 मीटर ऊंचाई तक पाई जा सकती हैं जो ढलान वाली पहाड़ियों के लिए आदर्श है, ठीक। तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, ठीक, वहां पर जो है वो चाय की खेती जो है के लिए जाना जाता है और साथ में असम तो वैसे ही प्रसिद्ध है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो आपको बताना है कि इन दिए गए ऑप्शन में सबसे कम वर्षा कहां पे होती है, तो सबसे कम वर्षा होती है लेह लद्दाख में, ठीक है। कहां पे, लेह लद्दाख में, ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअल में जो लेह लद्दाख है वह रेन शैडो एरिया में आता है, ठीक। रेन शैडो एरिया का मतलब कि पहाड़ी का वह हिस्सा, मतलब कि उस साइड का हिस्सा जहां पे बारिश नहीं होती है, ठीक है, वह रेन शैडो एरिया के तहत आता है। तो लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है और औसतन केवल 102 मिलीमीटर, मतलब कि 10.2 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है और यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है जो वर्षा छाया क्षेत्र में है और ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। तो लेह जो है, लेह एक एग्जाम्पल है कोल्ड डेजर्ट का। तो अगर आपसे कोल्ड डेजर्ट मतलब कि ठंडा मरुस्थल का एग्जाम्पल कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, लेह को, ठीक। और यहाँ पे जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वह मात्र 102 मिलीमीटर होती है, ठीक। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बात करें तो ये हो जाएगा 10.2 सेंटीमीटर। अगला और अंतिम प्रश्न,
भारत के उत्तरी मैदानों में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? ठीक है, तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ठंडी के टाइम में जो है बारिश हो जाती है। तो ठंडी के टाइम में बारिश होने का कारण क्या है? तो वह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा आपको देखने को मिलेगी दिसंबर जनवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में। ठीक है, तो उसका जो कारण है वह है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही उत्तर है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, व्याख्या में कुछ खास नहीं है। ठीक, तो भारत में सर्दियों में वर्षा का एकमात्र कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ है और उत्तरी क्षेत्रों या गंगा के मैदानों में यह वर्षा लाती है। ठीक है, तो भारत से मतलब जो है पूरे भारत को मत समझिएगा, भारत से मतलब है उत्तर भारत। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में जो आपको ठंडी के दिनों में वर्षा देखने को मिलती है वह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।